गुड इवनिंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 781 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी कब, बताइए। कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट कौन सा सही है बताना है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। क्या दोनों डेट सही हैं? उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना 13 दिसंबर 1946 और उद्देश्य प्रस्ताव का पारित किया जाना संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947। करेक्ट है दोनों के दोनों, सी है इसका आंसर। तो 13 दिसंबर 1946 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे बाद में, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ाना था। नंबर 3 है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे, बताइए। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने हेतु भारतीय संविधान के निर्माता किस देश के संविधान से प्रभावित हुए थे? आयरिश, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? आयरलैंड। तो राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व को, ठीक है, यानी नामांकन द्वारा नॉमिनेशन होता है ना, उसी के लिए भारतीय संविधान निर्माता आयरिश यानी आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमारे संविधान में दूसरे देशों से अडॉप्ट की गई हैं, वो भी एग्जाम में पूछ लिया था कौन चीज़ कहाँ से। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है या संघ शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट का प्रावधान करता है? यूटी के लिए हाई कोर्ट अनुच्छेद 241 है, 40 नहीं है। तो भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में, संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश एक ही बात है, ठीक है, प्रमुख उपबंध है जिनमें अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 240 की बात करें तो कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 242 को जो है निरस्त कर दिया गया है और अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन से अनुच्छेद में है? 239 में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? देखिए, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, ठीक है, उसके बाद 9वीं जोड़ी गई तो प्रथम संविधान संशोधन था 1951 में जोड़ी गई। 1951 में प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। फिर 10वीं जोड़ी जाएगी, 11वीं, 12वीं, ठीक है, इस तरह से। तो संविधान के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची का प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया था। नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? वन को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था ये? 1976 में, 1976 में। तो भारत के मूल संविधान में वन को संवर्धित सूची के तहत राज्य सूची के विषय में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 के द्वारा, वन को राज्य सूची से स्थानांतरित करके संवर्धित सूची में प्रविष्ट कर दिया गया।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के अंतर्गत विषय एवं संबंधित सूची के बारे में कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है? वन संपत्ति सूची, शेयर बाजार संपत्ति सूची, डाकघर बचत बैंक संघ की सूची और जन स्वास्थ्य है राज्य सूची। बताइए कौन सा गलत सम्मिलित है? जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय सही है, डाकघर बचत बैंक संघ सूची सही है, शेयर मार्केट भी संघ सूची में, संपत्ति सूची में नहीं है, गलत है। दूसरा स्टेटमेंट वन संपत्ति सूची तो भी गलत है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से लेकर 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया, याद रखना। और इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची का प्रावधान है। इसमें वन संपत्ति सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में, शेयर मार्केट और डाकघर बचत बैंक ये दोनों संघ सूची में है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जो संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है और सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, या सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि से पहले हटाई नहीं जा सकती। क्या मतलब है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार का? संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा ही हटाई जा सकती है। ठीक है, बी ही करेक्ट है इसका सही उत्तर, ये मत लगा देना। तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है और यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए, इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां जो हैं प्रधानमंत्री में निहित होती हैं और मंत्रिपरिषद में, ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 में लिखा है कि मंत्रिपरिषद जो होगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये पूछा भी जाता है 1 नंबर में, 2 नंबर में कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री, लोकसभा, राष्ट्रपति, इस तरह से ऑप्शन होता है, तो लोकसभा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के किस भाग में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं या पाए जाते हैं? देखिए, ये हैं भाग 4 में, ठीक है। और भाग 4 में दो चीज़ें, एक तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो तो मूल संविधान में ही थे, और उसी में भाग 4 का ए या का जोड़ा गया है जिसमें हैं आपके मौलिक कर्तव्य। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी बात कही गई है इनकी और मूल कर्तव्यों में भी कही गई है, तो दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर, ए और बी दोनों। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए और उनमें भी जो एक तत्व है वो बाद में जोड़ा गया, वो है 48 के ए में उसको रखा गया। जो भी क्लॉज में आ गया उसका मतलब बाद में जोड़ा गया होगा वो, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक और आर्टिकल जोड़ा गया, वो है आर्टिकल 48 का ए। उसमें क्या है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है मूल कर्तव्य में। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 में है, ठीक है, 51 के ए में है। 36 से 51 तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, 51 ए में है और ए से कहाँ तक है? के तक। टोटल कितने हैं? ये 11 हैं। तो उसी में के 51 ए के जी के अनुसार, जी में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव ये सब आते हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ऐसा लिखा है। तो ये भी पर्यावरण से संबंधित हो गया, यानी मूल कर्तव्य में, ये भी हो गया नीति निर्देशक तत्वों में, इसलिए उत्तर सी था। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का निदेशक तत्व नहीं है? तो कुछ और होगा, मूल अधिकार होगा वो, ठीक है, या मौलिक कर्तव्य होगा। मादक पेयों के उपभोग पर निषेध, गायों और बछड़ों के वध का निषेध, पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन करना और 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है, ये तो कुछ भी नहीं है।
6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21A के तहत। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 32 से लेकर 36 तक राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और 16 वर्ष की आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं निःशुल्क शिक्षा राज्य के नीति निषेध तत्व का भाग नहीं है। ठीक है, बाकी विकल्प में दिए गए सारे सही हैं। अब जो सही होगा वो ये होगा, 6 से 14 वर्ष होगा। देखिए, वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। ठीक है, बाद में जोड़ा गया। कौन सा संविधान था ये? 86वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था। इसमें अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया। ठीक है, इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। 11वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 56(1)(a) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देते हैं। 56(2) में लिखा है अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू करना है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इसका प्रावधान भी है। तो कौन से सदन से कर सकते हैं हम? लोकसभा से, राज्यसभा से या किसी भी सदन से? किसी भी सदन से कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई धन विधेयक नहीं है कि तो केवल लोकसभा में आएगा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का जो वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगाएगा और दूसरा सदन जो है उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। याद रखना, स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति भी अपने पद की शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री भी लेते हैं, स्पीकर नहीं लेता, क्योंकि स्पीकर तो लोकसभा के सदस्य में से चुना जाता है। जो सदस्य होते हैं वो पहले ही ऑलरेडी शपथ ले लेते हैं। तो प्रश्न में दिए गए विकल्पों में स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। वह पहले ही लोकसभा सदस्य के तौर पर पद की शपथ ले चुका होता है, अतः स्पीकर के तौर पर शपथ नहीं लेता वो। ठीक है, बाकी सारे सही हैं, मतलब बाकी सारे शपथ ग्रहण करते हैं। नंबर 14 पर आ जाइए। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का क्या काम है? स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना? नहीं, केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वे सही हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। देखिए, प्रोटेम स्पीकर का काम है सदस्यों को शपथ दिलाना। तो नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्य को जो है प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है और क्या करता है वो? नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। बड़ा पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में। प्रोटेम स्पीकर यूपीएससी तक नहीं पूछा है कई बार। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? देखिए, लोकसभा का सचिवालय है तो प्रधानमंत्री के नियंत्रण में तो होगा नहीं, वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण में भी नहीं होगा, संसदीय मामलों के मंत्रालय के नियंत्रण में भी नहीं होगा, वो होगा लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में ही। तो लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में काम करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर, सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त होता है। वह अपने इस अधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। तो ये कुछ इंडियन पॉलिटी के 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।